बच्चों आज थोड़ा देर 10 मिनट डाउट सेशन लेता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। क्या रियली ये डाउट है? ऐसा सवाल हमने नहीं किया वेदांत? स्क्वायर प्लेट है और एक सर्कुलर प्लेट है। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? सर वेदांत यही सवाल पूछते कौन थे। से चैप्टर का बोल रहे सर आप? डाउट डिस्कशन सेंटर ऑफ मास का जो भी चल रहा है। अच्छा सर, मुझे सर्कुलर मोशन का मैंने डाला। अच्छा ठीक है वेदांत, सर्कुलर हाँ, मोशन का नेक्स्ट क्लास में सॉरी या मुझे फोटो भेज देना। एक यस सर। सेकंड, उसके भी डाउट्स ले लेता हूँ मैं, बुकलेट देखता हूँ है क्या। पहले तो ये बताओ कि होगा कि नहीं, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसी में एक सवाल है A4। There are 5 blocks जो ऐसे प्लेस्ड है। प्रशांत देखना ये सवाल ट्राई अगर किया तो क्यों नहीं हुआ? ये 5 ब्लॉक है, एक के ऊपर दूसरा L/5 आगे, फिर इसके ऊपर ये L/5 आगे, फिर पीछे, फिर पीछे। दिस इज द सिस्टम। पूछा यहां से O से सेंटर ऑफ मास बताओ सिस्टम का कहां होगा। ओके तो मैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालता हूं पहले। इसका मास अगर m तो इसका भी m, इसका भी m, आइडेंटिकल ब्लॉक्स होंगे। m इंटू क्या डिस्टेंस लिखूं? L/2, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, प्लस m इंटू L/2 प्लस L/5 है ना, प्लस फिर इसका लिखेंगे। और ये तो 2 है तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं, ये और ये भी 2 है तो इसको भी ट्वाइस कर लेते हैं। और इसको m इंटू L/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ L/5। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। तो बच्चों को ऐसा सवाल पूछ दे कि एक मास m1 है, एक मास m2 है और एक मास m3 है, और ये तीनों पार्टिकल मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहा है। क्या इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्रायंगल के अंदर ही होगा नेसेसरली, या इट मे आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल? अंदर ही होगा। नेसेसरली अंदर ही होगा। हाँ सर ऐसा फिगर होगा तो अंदर ही होगा। क्यों? ऐसा कोई ऐसा प्रूफ कर सकते हो कि क्यों अंदर ही होगा? देखो कैसे प्रूव करेंगे सर क्योंकि उसका पूरा मास उसके मटेरियल M1 में और कंसंट्रेट। M2 का, ध्यान से सुनना, इसको अगर प्रूफ ही करना है तो कैसे करोगे? M1 और M2 को एक पार्ट के सिस्टम ले लिए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके बीच में कहीं तो होगा, एग्जैक्ट मिड नहीं कर रहा हूं, इस लाइन पे कहीं तो होगा। तो इन दोनों को अगर एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया तो यहां होगा, और इसका मास हो जाएगा M1 प्लस M2। मैं बोलूं ये और ये मिलाकर के सिस्टम लेते हैं तो ये और ये का सेंटर मास कहीं इसी लाइन पे होगा।
अब इसी लाइन पे जो है वो सर्टनली ये ट्राइंगल के अंदर ही है पॉइंट, आउटसाइड जाने का सवाल नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। सर तो इसके अंदर ही होगा कहीं से सिस्टम का। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला सेक्शन में ये कर लेते हैं, अदरवाइज तुम डाउट पूछोगे। करेक्ट मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस शेडेड रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शेडेड रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इक्वेशंस दिया y इज इक्वल टू शायद kx स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर। Where is the center of mass? क्या सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं? जहां भी होगा इसी लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। यस सर। और देखना, मैं किसी से पूछता हूँ, देवेंद्र पाटिल, देखना ये नहीं बताएगा। देवेंद्र, क्या बता सकते हो कि ये पॉइंट अगर a/2 है तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास a/2 से पहले है या a/2 के बाद होगा? 1 पोजीशन होगा, हो सकता है, या 2 पोजीशन हो सकता है, या यही पॉइंट a/2 3 पोजीशन हो सकता है। हितेश पाटिल, ऋषभ को आंसर आ रहा है। तो सारे बच्चों ने जवाब दिया, एकदम सही सही जवाब दे रहा है कि सर ये 2 पॉइंट पे हो सकता है, बिकॉज ये हाफ पे तो नहीं होगा, क्योंकि इधर ज्यादा मास है, इधर कम मास है ना। तो क्या करते हैं बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो कैसे एलिमेंट ले इस केस में? कैन वी एज्यूम दैट दिस इज मेड ऑफ मेनी रॉड्स? इसमें एक जनरल रॉड ये ले लिया x डिस्टेंस पे, तो ये रॉड का लेंथ कितना कहोगे? हाउ मच लेंथ विल बी? व्हाट इज विड्थ ऑफ द रॉड? dx। तो बच्चों इस सवाल का 90% पोर्शन ये है कि हम इसमें एलिमेंट कैसा लें, किस टाइप के एलिमेंट से बना हुआ मानते हैं। क्या ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ मानू? वर्टिकल। वर्टिकल। इसको देखो, रियलाइज करने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड, और ये रॉड मानने से क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है कि ये यहाँ पे है, बहुत सारे पॉइंट मासेज ऐसे प्लेस है, ऐसा मान लेंगे बाद में। तो लेट कंसीडर an elemental rod at position x and width dx, है ना? यस बच्चों, तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, इसका लेंथ क्या हो जाएगा?
length of the element, तो अगर तुम कहोगे सर ये अगर ये y है तो ये जाएगा 2y, तो बच्चों ये डिस्टेंस x है तो ये y कितना हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन दिया कि ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू kx स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर। What is surface area of the element? कहोगे 2kx स्क्वायर, ये हो गया लेंथ इंटू विड्थ हो गया dx। अगर इसका सरफेस मास डेंसिटी बच्चों सिग्मा है तो dm इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kx स्क्वायर dx इंटू सिग्मा। क्या यहां तक सारे बच्चे नहीं कंफर्टेबल लिखने में? रितेश क्या लिख पाते इतना खुद से? ये पूरा बॉडी ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ है। प्रेम डाल्विन का सर लिख सकते थे। मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए पूरे सिस्टम का, तो क्या है सेंटर ऑफ मास? एक्स डीएम का इंटीग्रेशन, यहाँ डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन लिखूंगा, बिकॉज मास भी तो टोटल नहीं पता, इसका टोटल मास भी नहीं पता। सो इस डीएम पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है बच्चों, तो एक्स 2kx स्क्वायर dx इंटू सिग्मा, एक्स कहां वेरी कर रहा है 0 टू a डिवाइड बाय dm 2kx स्क्वायर dx 0 टू a, और ये निकल जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये डेफिनेशन था सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का। अगर मुझे पूछना है कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का कैसे निकाले, देन यू विल से दैट कि सर इसको डिफरेंशिएट कर दो। mv is equal to m1 v1 m1 v2, है ना, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं m1, एक एक करके डिफरेंशिएट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, प्लस ऑन डिवाइड बाय टोटल मास, so VCM equal to m1 v1, ये हो जाएगा v1 फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी, m2 v2 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी, प्लस ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर? तो क्या yes सर sir, अगर मुझे एक्सलेशन निकालना सेंटर ऑफ मास का, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मुझे लगता है ये भी बहुत इजीली तुम लोग बता दोगे, हाँ सर ऐसा ही होगा। इनफैक्ट खुद से ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो तुम लोग।
ये 3 पार्ट के लिए एम एम एम, मान लो इसका नाम दे दे ए बी सी। मैं पूछूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 3 पार्टिकल सिस्टम, ये सवाल दे दिया। साक्षी सूर्यवंशी क्या करें? m इंटू वी नॉट जे कैप प्लस m इंटू वी नॉट आई कैप प्लस 2m इंटू 2v नॉट माइनस जे के माइनस जे कैप, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस 2m, प्लस ये 4m v नॉट और ये m v नॉट तो चला जाएगा 3m m v नॉट i कैप माइनस 3m v नॉट j कैप डिवाइड बाई 4m, that is equal to v naught common, v naught by 4 common, I cap minus 3j cap। अगर कोई पूछे कि what is the magnitude of VCM, तो बहुत ही सिंपल सा कहोगे v naught by 4 रूट 10। क्या कैलकुलेशन सही किया हमने? यस सर। ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार। 3 पार्टिकल दिया, ए बी सी, मासेस दिखा दिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिखा दिया और वीसीएम पूछा है इस 3 पार्टिकल सिस्टम का। VCM is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 वेक्टर फॉर्म में लिखा कर दिया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक सवाल ले रहे हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है। ये पुली है, दिस इज फिक्स्ड स्मूथ पुली है। There are 2 blocks A and B, masses are shown in the figure 3m m, released from rest। तो निकालना है फाइंड ACM। दूसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ A at t equal to 3 seconds। Velocity of center of mass at t equal to 3 seconds। Take A and B as a system, और इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले ये न्यूटन्स लॉ का सवाल है कि अगर ऐसे छोड़ दिया तो लेट्स इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन a, so this will go up with acceleration a। Do you have any idea how to find a? एक शॉर्टकट भी बताया था क्या हम लोगों ने? एक शॉर्टकट भी शायद मैंने बताया होगा क्लास में कि देखो ये 3mg चाह रहा है कि ऐसे मूव करे और ये mg चाह रहा है कि ऐसे मूव करे, अपोज कर रहा है। तुमने एक शॉर्टकट के लिए बताया था कि नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, 3mg, और mg अपोज कर रहा है मोशन सेंस को। ठीक है, तो इसमें इतना नेट ड्राइविंग फोर्स वर्ड हमने यूज किया था, नेट फोर्स नहीं कहेंगे बिकॉज दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4m, तो शायद ये g/2 आ जाता है, isn't it?
बट मुझे तो ACM निकालना है बच्चों. हाउ टू फाइंड ACM? M1 A1 M1 into G/2, इसका डायरेक्शन नीचे है तो -j कैप प्लस M into G/2 j कैप डिवाइड बाई 4m. है ना? 2m into G/2 डिवाइड बाई 4m. सही लिख रहा हूं क्या? G/4 किधर? -j. So velocity of A at t equal to 3 सेकेंड. ये तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, बिकॉज A आ गया G/2. सो 3 सेकेंड में V is equal to AT, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, सो G/2 into 3. फिर B का भी निकालोगे तो आ जाएगा. और ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ t is equal to 3 सेकेंड पे, तो M1 V1 से कर लोगे. या एक और तरीका है कि इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन ये आया, तो तुम यहां से भी डायरेक्टली बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t is equal to 3 सेकेंड इज ACM into t, that is G/4 into 3 minus j cap में. बच्चों एक और सवाल लेते हैं. मान लो एक प्रोजेक्टाइल है और इसको थ्रो किया, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. अब एट द हाईएस्ट पॉइंट सपोज ये बर्स्ट हो गया और कुछ ऐसे पार्टिकल्स में 2-3 पार्टिकल में बट गया. अगर ये बर्स्ट नहीं होता तो ये ऐसे आता, ये बॉल. लेकिन अगर बर्स्ट हो गया तो फिर सब पार्टिकल को इधर उधर जा रहा है. बट अगर अभी स्टिल पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन अभी भी जब तक सारे पार्टिकल एयर में है तब तक ऐसा ही जाएगा, बिकॉज उस पे सेंटर ऑफ मास पे अभी भी जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है. ठीक है? तो कोई कह सकता है, सर हो सकता है कि इस पार्टिकल पे जो बर्स्ट गया तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स तो लगा रहा होगा, तो क्या उसके कारण उसका मोशन चेंज नहीं होगा क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, है ना. तो अभी मैंने प्रूफ नहीं किया, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे. ओके, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? बताओ, ये सही लिखा क्या? ये तो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन का. सर
अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, दिस इज नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1, F1 net, isn't it? ये क्या है? ये है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे जा रहे हैं बच्चों। सो सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, और भी पार्टिकल्स हैं। M1 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स ये इतना है। इस नेट फोर्स को कैन वी से दैट इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, दैट मींस नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन वन पार्टिकल प्लस F1 पे नेट इंटरनल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। इसको इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 पार्टिकल पे भी F2 नेट एक्सटर्नल प्लस F2 नेट इंटरनल, and so on. ऋषभ कुछ कहना चाहते हो क्या? हैंड रेज है सर। सर नहीं सर, वो पहले किया था, कर देते हो सर लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे पहुंचेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। हम लिख रहे हैं इसको, ये सारे फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को एक साथ ले लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, समेशन ऑफ Fi एक्सटर्नल, मतलब F1 पे एक्सटर्नल सारे फोर्स, F2 पे एक्सटर्नल फोर्स, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन, प्लस मैं इसको अभी लिखता हूं, F1 इंटरनल अब जब मैं इसकी बात करता हूं तो F1 नेट इंटरनल में कौन कौन सा फोर्स होगा इसको समझना। 1 पार्टिकल पे 2 पार्टिकल कुछ फोर्स लगाएगा, इसको लिखूंगा फोर्स, इंटरनल फोर्स में 1 पार्टिकल पे 2 का फोर्स F12, इसको लिखूंगा फोर्स ऑन 1 बाय पार्टिकल 2, इसको लिखूंगा फोर्स ऑन 1 बाय द पार्टिकल 3, F13 प्लस सो ऑन। इसमें होगा, इसमें क्या क्या होगा? फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/3, फोर्स ऑन 2/1 प्लस फोर्स ऑन 2/3 प्लस सो ऑन। बच्चों ये समेशन है, दैट मींस ये और ये ऐड होगा, ये भी है इसमें और ये भी, और ये दोनों कैसा फोर्स है? न्यूटन्स थर्ड लॉ पता है तुझे? ये दोनों ऐड करके Equal. 0 होगा क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ से? हाँ सर। Yes, sir. वैसे ही जब मैं थर्ड पार्टिकल का लिखूंगा तो वहां पे F31 आएगा, तो उसका इसका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ कैन यू गेस कि ये सारे इंटरनल फोर्सेस का समेशन क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आ रहे हैं, M into ACM, total mass into ACM, that is equal to summation of all
external forces this implies internal forces cannot change internal forces cannot produce acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass only depends upon external forces acting on the body, on the system. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. एकदम लिख लेना. Acceleration of center of mass depends only upon external forces acting on the body. So net external force is equal to mass into ACM. ये कभी नहीं भूलना. ठीक है? P is equal to होता है mv1 mv. P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम. क्लियर? एक पार्टिकल जिसका मास m, वेलोसिटी v, तो लीनियर मोमेंटम इतना होता है. तुम लोग पहले से जानते होगे, मैंने शायद नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं. सो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और तुम्हें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि नहीं. न्यूटन सेकेंड लॉ जो था एक्चुअली था dp by dt, rate of change of momentum is net force. जिसको कि हमने बाद में इसको लिख दिया था ये न्यूटन्स का ओरिजिनल ये है. नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसमें m को बाहर ले लिया था और dv by dt को a लिख दिया था. तो न्यूटन्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन हमने ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है चैप्टर में. ओरिजिनली ये है. अगर उस समय लिखा था तो ठीक है, अगर उस समय नहीं बताया तो लिख लोगे. हाँ सर, उस टाइम पे डेरिवेशन दिया था. ये बताया था क्या? हाँ सर. ओरिजिनल न्यूटन्स ने ऐसे बताया था, है ना? तो अब मैं बात करता हूं मोमेंटम. हमने अभी डिस्कस किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर मोमेंटम. तो ये कहेंगे पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम, ये कहेंगे पार्टिकल 2 का लीनियर मोमेंटम, और ये टोटल मास इनटू वीसीएम ये कहेंगे सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम. ये क्या हो जाएगा? P1 प्लस है ना. और अगर मैं लिखूं dy बाय dt ऑफ PCM, तो बच्चों यही अभी जस्ट हमने डिस्कस किया. ये क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल हो जाएगा, इंटरनल फोर्स नहीं आएगा.
ये यही हो जाएगा ना ये। If F external is 0, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, F नेट, this implies d by dt of PCM is 0. That means ये जीरो डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? PCM क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। PCM का मतलब क्या हुआ? P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम। दिस इंप्लाइज लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remain conserved. देखो यहां से, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई पूछेगा कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या कहोगे? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, देन linear momentum of the system remains constant, linear momentum of the system will not change। मतलब अगर इनिशियल लिनियर मोमेंटम Pi है सिस्टम का, बाद में उसका Pf है, तो ये इक्वल रहेगा। कब? ये सेटिस्फाइड है तो। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो लिनियर मोमेंटम चेंज होगा। और इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का बहुत सारे एग्जांपल देता हूं मैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज एक ऐसा ट्रॉली है, ये ट्रॉली में व्हील लगा दिया, कि एज्यूम करेंगे कि अब फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, और तुमको यहां पे खड़ा कर दिया और फ्रीली ये मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। जस्ट इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, इसका मास कैपिटल एम है, तुम्हारा भी कुछ मास है। अगर तूने यहां से इधर जंप किया, क्या लगता है बच्चों कि ये कार्ट अभी रेस्ट में रहेगा, कि वो भी आगे जाएगा, कि वो पीछे जाएगा? पीछे से। प्रैक्टिकली बताना, फिजिक्स तो अभी छोड़ दो, बचपन में खेलते हो गए ऐसी चीजों पे, क्या रियलाइज किया कि ये पीछे जाता है? हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पे यही फिजिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कि इफ यू जंप, तो तुम एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इधर तुम्हारा कोई दोस्त इसको खींचने वाला नहीं है। तो ये अगर सिस्टम लिए, अभी दोनों रेस्ट में था, लीनियर मोमेंटम 0 था, अब ये इधर जंप किया, मतलब इसको लीनियर मोमेंटम इधर मिला है, लीनियर मोमेंटम को 0 ही रखना है, तो दिस विल रिकॉइल इन दिस डायरेक्शन विद सर्टेन वेलोसिटी, और इतने वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा कि इसका मोमेंटम सिस्टम का बाद में भी 0 हो, प्रोवाइडेड यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं। प्रैक्टिकल केस में फ्रिक्शन कुछ रहता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं वैलिड रहेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स है। बट व्हील लगा दिया तो नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, तो ये कितना वेलोसिटी से पीछे जाएगा अगर ये v0 से आगे गया तो। क्लियर? तो ऐसे सवाल हम करेंगे। अगर तुम देखोगे कि मान लो ये बोट है पानी में, मैं इसका कैसे डिजाइन बनाऊं, बोट कैसा होता है? ये बोट है और तुम यहाँ पे बैठे हो पानी में। अब अगर तुम ऐसे चलना शुरू करोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट कि बोट भी इधर मूव करेगा। ठीक है? तो अगर तूने इधर वेलोसिटी गेन किया तो ये इधर वेलोसिटी गेन करेगा, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम।
अब एक और बोट का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि पानी फ्रिक्शन बहुत कम लगाएगा, इसलिए हम ये एग्जांपल लिए। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए, हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया था कि एक्चुअली ये एक इक्वेशन नहीं, ये 3 इक्वेशन है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि ये अगर सपोज एफ एक्स एक्सटर्नल, एफ एक्स का मतलब हुआ एक्स डायरेक्शन के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का कंपोनेंट, अगर ये 0 है, इफ, तो इससे क्या कहेंगे, आई का कोएफिशिएंट इधर 0 तो इधर भी आई का कोएफिशिएंट 0, दिस इंप्लाइज AXCM इज इक्वल टू 0। AXCM इज इक्वल टू 0 का मतलब VXCM इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। VXCM मतलब V1x प्लस V2x, M1V1x प्लस M2V2x, ऐसे आ जाएगा। दैट मीन्स कैन वी से कि PXCM मतलब लीनियर मोमेंटम का x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इंप्लाइज लीनियर मोमेंटम in x direction remain conserved। क्लियर यहां तक? अब इसको समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी सिस्टम पे मुझे पता है कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, नेट फोर्स इधर कुछ होगा सपोज, लेकिन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स का कंपोनेंट 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दूसरे डायरेक्शन का कंजर्व नहीं भी रह सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मुझे पता है कि नेट फोर्स 0 है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या उल्टा कहें कि अगर कोई कहे कि सिस्टम पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, ये पता है, कहेगा नेट फोर्स इधर लग रहा है मतलब इसका कंपोनेंट इधर 0 है। इफ नेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, then in this direction linear momentum will remain conserved। अब ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस में लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एक सवाल में लेता हूं, और ये आज का लास्ट सवाल रहेगा।
एक ऐसा वेज लिए जिसमें एक सिलिंड्रिकल कैविटी है, या स्फेरिकल भी कैविटी कह सकते हो, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और एक स्मॉल एम मास का है, एक ब्लॉक छोटा सा मास है, इवन रेडियस भी दे दिया, सारे सरफेसेस स्मूथ है, और इसको अब रिलीज कर दिया। क्या लगता है बच्चों की एम रेस्ट में रहेगा या नीचे आएगा? तो सर नीचे आएगा। नीचे। क्या कैपिटल एम रेस्ट में रहेगा? क्या कैपिटल एम राइट डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा कि कैपिटल एम लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा? क्या कैपिटल एम का वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में होगा, क्या कैपिटल एम का वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, या रेस्ट में रहेगा? ये हमने सवाल पूछा। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो ये जब नीचे आ रहा है बच्चों, तो इसका ना वेलोसिटी किसी एंगल पे होगा कभी, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर। अब अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की, तो इसका इस बॉल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में गेन कर रहा है, क्योंकि इनिशियली लीनियर मोमेंटम सिस्टम का 0 था। सिस्टम पे हम फोर्सेस देखते हैं एक्सटर्नल, कौन कौन सा एक्सटर्नल? स्मॉल एम जी, और कौन सा है? कैपिटल एम जी, और कौन सा है? यहां से एन, यहां से सरफेस, और एक दूसरे का फोर्स है, ये तो इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्सेस अगर हम बात करें तो सिर्फ यही है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में तो कोई है ही नहीं, तो नेट तो 0 ही है। क्या ये सवाल समझ में आया? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0 किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या है नहीं पता, कुछ तो होगा। एक्स डायरेक्शन में तो देख रहे कोई फोर्स है ही नहीं। So what we will say, PXCM will remain constant. इनिशियली 0 है तो थ्रू आउट रहेगा 0। सर हाँ बोलो। सर वो बॉल जब नीचे आएगा तो mv²/r भी तो लगेगा सूडो फोर्स, तो उसकी वजह से तो तुम ना मूव करना प्रीति चाहिए। बहुत बहुत तेज पिटाएगी। mv²/r जो है प्रीति, हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है बॉडी पे। कितना प्यार से समझाया। क्या किसी भी बॉडी के एफबीडी में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स अलग से ड्रॉ करते हैं? नहीं सर। तो फिर ये कंफ्यूजन कैसे आ जाता है? कॉलेज में तो पढ़ी नहीं, लगता है कि मेरे ही पढ़ाने में गड़बड़ी है। मैं तो इतना प्यार से बोलता हूँ। प्रीति, क्या Yes, कभी sir. हमने सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ किया है एफबीडी में? नहीं। तो बाकी तो सारे फोर्सेस तो हमने दिखाई दिए। यस सर। और जहां तक बात है, अगर हम सिर्फ एक पार्टिकल को अगर कंसीडर करेंगे तो उस केस में इस पे फोर्स mg नीचे लगेगा, एक n लगेगा, बस यही दो फोर्स लगेगा बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का फोर्स तो इस पे भी नहीं लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा जो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट जो होगा टुवर्ड सेंटर वो कुछ होगा। चलो, इसका एक्स एक्सिस का मोमेंटम कांस्टेंट है,
अब चूंकि शुरुआत में 0 था लेकिन बाद में देखो इसका वेलोसिटी कुछ गेन किया तो इसका कुछ मोमेंटम गेन किया, सो दिस मस्ट गेन मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, इसका इधर वेलोसिटी होगा। ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बात की है। लेकिन कोई कहेगा सर क्यों एक्सेलरेट करा, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, देन हम इसको न्यूटन लॉ से भी समझा सकते हैं कि देखो स्मॉल एम पे कैपिटल एम इधर फोर्स लगा रहा है तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, और इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा जो इसको कैपिटल एम को एक्सेलरेट कर रहा है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन कि क्यों एक्सेलरेट कर रहा है न्यूटन लॉ के थ्रू। बट एनीवे हमें इस सवाल में ये निकालना है कि व्हेन द स्मॉल एम विल रीच एट बॉटम, लेट्स इट हैज वेलोसिटी v नॉट with respect to ground, तो कैपिटल एम का उस समय वेलोसिटी कितना होगा v डैश। इफ velocity of small m is v naught when it reaches bottom of the track, then find velocity of capital M at the moment. मुझे पता है कि सारे बच्चों को ये सॉल्व हो गया होगा, इसमें तो बहुत कुछ दिखा दिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो सॉल्यूशंस में कैसे लिखोगे, कंसीडर मोशन इन x direction of the system. मोशन ऑफ x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना। fx external so pxcm कांस्टेंट, इनिशियली 0 है तो थ्रू आउट 0, I is equal to pf, अब बताना इसका स्मॉल m इंटू वी नॉट, और इसका मान लिया v डैश इधर है बच्चों, तो कैपिटल M इंटू इधर डायरेक्शन है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी दैट्स व्हाई वी विल पुट माइनस v डैश, और यहां से v डैश बहुत इजीली आ गया mv नॉट डिवाइड बाय कैपिटल M। क्या ये सबको समझ में आया 100%? यस सर। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे सवाल कर पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ये वी नॉट होगा कितना। यहां तो मैंने वी नॉट दे दिया, पूछूंगा कि जब बॉटम पे आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, तो इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो कि ये जब यहां से यहां रहा है तो सारे सरफेस स्मूथ है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा इस केस में, तो इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो किसके कॉस्ट पे मिल रहा है? √2 GR
पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है m का, स्मॉल m का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा ग्रेविटेशनल, वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी में आया होगा। लेकिन गेन इन काइनेटिक एनर्जी में ब्लॉक के पास भी काइनेटिक एनर्जी आया और बॉल के पास भी आया और ब्लॉक के पास भी आया। तो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो करेंगे तो हमें V नॉट निकल जाएगा, V डैश निकल जाएगा। इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आज तो बहुत बेसिक सवाल किए हैं, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।